फिलिस्तीन के ऊपर मेरा लिखना बहुत शुरू से है, शायद ईरान की राइटिंग से पहले से। लेकिन चूंकि ईरान का रेवोल्यूशन हुआ तो इसलिए फोकस में मेरी राइटिंग आ गई, लेकिन लगातार मैं इस पे कहीं ना कहीं लेख लिखती थी। मैं चाहती हूँ कि मेरी अनुवाद की हुई कुछ कविताएं भी मैं आपके सामने पढ़ूं। ट्रांसलेशन तो मैंने बहुत सारी कविताओं को की, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ कविताएं जो हैं वो मुझे बेहद पसंद हैं। यहाँ मैं दादी का घर हसन जख्तान की पढ़ूंगी। उनकी पैदाइश 1954 में बेतजाला बेथलेम के एक ग्रामीण इलाके में हुई। हसन ने जॉर्डन से टीचर्स ट्रेनिंग की डिग्री ली, फिजिकल एजुकेशन का अध्यापन किया। फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की साहित्यिक पत्रिका के संपादन के साथ ही रमल्ला में अल अय्याम डेली पेपर के साहित्यिक पृष्ठ के संपादक भी रहे हैं और पाक्षिक काव्य पत्रिका अल शुअरा का संपादन भी किया। उनका पहला उपन्यास 1955 में आया। कई काव्य संग्रह आ चुके हैं, जिनमें चर्चित संग्रह है परचम और बहादुरी, मुंह अंधेरे। तो मैं पढ़ती हूँ अपनी पसंदीदा कविता दादी का घर। मेरी दादी का घर सजा है कुरान की आयतों और तोरों से। घर की दहलीज पर खड़े हैं सीधे 3 शख्स, न कंपन न हरकत, करते हैं खड़े खड़े इंतजार। सुना अंदर दाखिल होते हैं, न बाहर निकल कर जाते हैं। बताओ दादी, इसमें कौन सबसे हसीन है? एक लंबी जिंदगी जीने के बाद आई मौत। बताओ ना दादी, इनमें से कौन सुंदर है? गुजर गए 70 साल दबे पांव, दे गए तन्हाई। शांति छा गई दादी माँ की आत्मा पर। अगर दिख न रहा हो यहाँ कुछ तो भी देख सकते हो। ताख पर धरी चमचमाती सुरमेदानी, पड़ा है वहां कहीं एक रंग बिरंगा रुमाल, हिलता हुआ जैसे कह रहा हो अलविदा। जबकि वो तीनों शख्स वहीं ड्योढ़ी पर जमे खड़े हैं, नींद में डूबे हुए, और रात ढल रही है सुबह की ओर। न हिलते हैं, न डुलते हैं, न आते हैं, न जाते हैं। उनकी दूसरी कविता मैं पढ़ूंगी, जिसका शीर्षक है मरना कोई अर्थ नहीं है उनके लिए। रात के अंधेरे में अल अरब की तरफ जाने वाले रास्ते पर मुर्दे खड़े हो जाते हैं कब्रों से निकलकर, उतरते हैं खामोशी से पहाड़ियों के ऊपर से। सदियों पुरानी पगडंडियों को नापते एक के बाद एक मुर्दे उतरते हैं ढालों से। मलबों और उबड़ खाबड़ रास्तों पर चलते, ढूंढते उठाते वो सब कुछ जो छोड़ गए हैं दरिंदे। झीलों की खामोशी के बीच खंडरों में मेहराबों के साए में मुर्दे बैठेंगे अभी। जमीन के नीचे बहता दरिया और घोड़ों की हिनहिनाहट। कुछ भी याद नहीं आएगा उन्हें, मगर उनकी निगाहें टिकी रहेंगी बदस्तूर सामने वाले मकानों पर। ये कविता इसलिए बहुत ही गहरे दिल में बैठती है क्योंकि जिस तरह से एक कैद खाना फिलिस्तीनियों के लिए एक ख़ास इलाके में कर दिया गया है कि वो ना आए इधर, यानी इज़राइल की तरफ, क्योंकि इज़राइल लगातार अपनी जगह को बढ़ाता जा रहा है। तो उसमें कुछ लोगों का कहना है कि हम ऊपर ढाल पे बैठ के अपने उन पेड़ों को देखते हैं, उन मकानों के खंडर को देखते हैं जिन्हें हम छोड़ के आए हैं। और ये बहुत ही तकलीफदेह जिसे कहते हैं अनुभव होता है जब आप बचपन का घर छोड़कर ज़बरदस्ती अपने ही देश से निकाले जाएं और आपके पास कोई ऐसी आवाज़ ना हो जो कोई सुन सके और समझ सके। इनकी तीसरी कविता भी मैं आपको सुनाना चाहूँगी, गाइड।
उसने हमारी तरफ इशारा किया, उस तरफ, और गायब हो गया। और फटने के बाद मकानों के मलबों के बीच, बम फटने के बाद मकानों के मलबों के बीच, दीवारों के बीच से उसकी उंगली अभी भी दिख रही है, इशारा कर रही है, इस तरफ, इस तरफ। और आप लोग देख ही रहे हैं, कितने वीडियो देख रहे हैं जिसमें मलबे के ढेर से बच्चे, बूढ़े, औरतें निकाली जा रही हैं। और ये समा जो है किसी भी मुल्क के लिए बहुत तकलीफदेह होता है, लेकिन 75 साल 76 साल से फिलिस्तीन इस दर्द को सह रहा है। और मिडिल ईस्ट में जो कि मैंने यात्राएं की हैं, उसमें ईरान, सीरिया और इराक, एक ही आवाज़ सुनने को मिलती थी, हम तब आज़ाद होंगे जब फिलिस्तीन आज़ाद होगा। फिलिस्तीनियों के लिए बहुत सारी बुरी बातें भी आप सुनेंगे। जहाँ जहाँ जाके बसे हैं ये लोग, स्थानीय लोगों के लिए परेशानी बढ़ गई है। लेकिन कभी सोचा है कि किसी को भी जब आप उसके घर से दरबदर करते हैं सियासत के नाम पर, तो वो जाए कहाँ? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसको हल भी करना है। और फिलिस्तीन की ज़मीन पे जिस तरह इज़राइल मेहमान बन के आए और एक प्लानिंग के साथ आए, तो कहीं तो इस चीज़ को समझना होगा, क्योंकि इस इलाके में क्रिश्चियंस, यहूदी और मुसलमान साथ साथ रहते आए हैं। लेकिन सियासत किस तरह से सारी चीज़ों को उछाड़ पछाड़ देती है, ये बहुत तकलीफदेह बातें हैं। इनकी एक कविता और सुनिए, जो वहाँ के जिस तरह की मानसिकता है, मनोविज्ञान है, उसको दर्शाती है। इसका टाइटल है तकिया। वक्त है अभी उससे कहने का, माँ शुभ संध्या, मैं लौट आया हूँ सीने पर गोली खाकर। कहाँ है मेरा तकिया, मैं कुछ देर सोना चाहता हूँ। अगर जंग फिर से दरवाज़ा खटखटाए तो कहना उनसे, ठहरो, वो आराम कर रहा है। आप खुद सोचिए कि 76 ईयर अपने हक के लिए लड़ते हुए, और कितनी मरतबा युद्ध विराम हुआ, कितनी मरतबा कॉन्फ्रेंसेस हुई, और बहुत बड़ी संस्थाओं ने जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वजूद में आई हैं, उन सब के सामने ये होता रहा, लेकिन कुछ भी नहीं बदला, कुछ भी हल नहीं हुआ। इनकी एक और खूबसूरत कविता है, उसको मैं पढ़ती हूँ। ज़कारिया की से 4 बहनें। काले कपड़े पहने 4 लड़कियां पहाड़ पर चढ़ रही हैं। झाड़ी की तरफ देख उन चारों ने गहरी सांसें भरी। फिर उन चारों ने अंधेरे में भीगे अक्षरों को पढ़ा। आर्टूक से आने वाली ट्रेन गुजर गई दृश्यों के पीछे से। एक घोड़ा ज़कारिया की लड़की को बिठाए गुजरा। उसकी हिनहिनाहट गूंजी पर्वत पर से मैदानों तक। दर्रे के बीच से आहिस्ता आहिस्ता बादल गुजर गए। 4 बहनें ज़कारिया से काले कपड़े पहने अकेली पहाड़ के ऊपर पहुंच रही हैं। देखिए, औरतें जितना सह रही हैं, जो लोग दूर से सियासी जुमले सुनते हैं और ये सोचते हैं कि नहीं, ये लोग बहुत बुरे हैं, ये लोग ऑर्थोडॉक्स हैं, कभी उन्होंने उनके कल्चर, उनके लिटरेचर, उनके अचीवमेंट के बारे में जाना ही नहीं। हम बहुत आसानी से सुनी सुनाई बातों पे कह देते हैं, हम एशियन हैं और हम एक दूसरे से अलग नहीं हैं। हमारी जो सभ्यता है, संस्कृति है, कला है, साहित्य है, सब में बड़ा गहरा लेन देन है।
तो इसलिए हमको इन सारे मुल्क जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं उनके दर्द को अपनी तरह से समझिए, पढ़िए, और अगर फुर्सत मिले तो मेरी इस किताब को उलट पलट कर देख लीजिए, जिसका मैंने नाम रखा है फिलिस्तीन एक नया करबला। करबला को यहाँ लाने का मेरा सिर्फ मतलब इतना ही था कि जिस तरह करबला की लड़ाई वजूद में आई, अच्छी आई और बुराई के लिए, तो उसमें जो था नदियों पे पहरे हो गए थे और पानी नहीं दिया जाता था। और ठीक इसी तरह एक तरफ खारा समुंदर पानी का और दूसरी तरफ जो पानी आता भी था फिलिस्तीनियों को उसको बर्बाद कर दिया जाता था और प्यासा मारने की पूरी प्लानिंग थी। इसलिए इससे सटीक नाम जो है वो फिलिस्तीन के मेरी इस किताब का हो ही नहीं सकता था, एक नया करबला। आपने मेरे अनुवाद की हुई कविताएं तो सुनी, लेकिन फिलिस्तीन पे मैंने भी एक कविता लिखी है। जिस तरह के वीडियो हमें देखने को मिले वो इतने दर्दनाक थे कि इंसान परेशान हो जाता है। गो कि यही सब कुछ पहले भी होता आया है, लेकिन हमारे पास इतने तरह के वीडियो नहीं आते थे कि हम आँखों देखा हाल हर लड़ाई और हर मिनट पर होने वाले हादसों को देख सकें। ईरान में बच्चों ने जंग की और प्रिजनर्स ऑफ वॉर की तरह अरसे तक रहे, इसी जोश में कि उन्हें जंग करनी है। उसके बाद बच्चों की दूसरी हालत मैंने सीरिया में देखी, किस तरह मलबे से बच्चे निकाले गए। जिस तरह इराक में बच्चों के वीडियो आपने देखे होंगे, जिससे बच्चों के खाने को उन्हीं का इंचार्ज चुरा लेता था और बच्चे जिस तरह बिस्तर पे हड्डी के ढांचे बने हुए थे, उसको देख के लगता था इस कौम की आने वाली नस्ल कहाँ जाके पहुंची है। और सीरिया का वो बच्चा तो आपको याद ही है जो अपने माँ बाप से जुदा होकर समुद्र तट पे औंधा पड़ा था। तो मैं उन्हीं बच्चों को मुखातिब करके, जो बच्चे हैं उनके बारे में एक इजहार कर रही हूँ। बहुत मामूली सा इजहार है, लेकिन मेरे दिल में बड़े गहरे दर्द के साथ ये निकला है। प्यार करो, प्यार करो, बस प्यार करो, प्यार करो, हर बच्चे को बारंबार प्यार करो। बच्चा आपका हो या गैर का, बस प्यार करो, बेतहाशा प्यार करो। ये एहसास दिया है फिलिस्तीन व इजराइल युद्ध ने। जिस समय में हम सांस ले रहे हैं वो कभी भी सुलग सकता है सूखे पत्तों की तरह। बेगुनाह बच्चे, मासूम बच्चे नहीं जानते सियासत, न जानते हैं कि कौन बरसा रहा है बम उन पर। जब मुर्दा बच्चों के बीच घायल बच्चा जख्मों से चूर, भूख और प्यास से मजबूर पुकार उठता है माँ, तो माँ की मीठी आवाज आई की जगह उठा लेते हैं दो अजनबी हाथ, पुचकारते हैं, पूछते हैं, चेहरे से बारूदी धूल को जख्मों पर लगाते हैं दवाएं, फिर बांध देते हैं उन्हें सफेद कपड़ों में। इसलिए कहती हूँ प्यार करो, बेतहाशा प्यार करो। उसके माथे और गालों पर बस प्यार करो, बस प्यार।